अस्सलाम वालेकुम बेटा। चैप्टर नंबर 21 न्यूक्लियर फिज़िक्स हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज उसके मेजर टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक है बेटा आप लोगों का मैस डिफेक्ट। अमूमी तौर पर ये जहन होता है कि कोई भी चीज़, कोई भी एक मटेरियल है आपके पास, अगर उस मटेरियल को आप तोड़ें तो जो जो पार्टिकल्स से मिलकर वो बना हुआ है, वो सारे पार्टिकल्स अगर उनके मैस को इकट्ठा किया जाए तो जब ये इकट्ठे थे, कोई एक मटेरियल बना रहे थे, उस वक्त का मैस और सारे पार्टिकल्स का मैस जब इकट्ठा किया जाता है तो ये जहन में आता है कि दोनों मास आपस में बराबर होंगे, मतलब कंबाइंड मैस। और जब अलग अलग करके तमाम पार्टिकल्स के अलग अलग मैस को कैलकुलेट करना, फिर उसको जमा कर लेना, तो ये जहन में सोच आती थी। ये सारा मामला हमारे फिज़िकल वर्ल्ड के लिए ठीक है, मतलब कि जिन भी पार्टिकल से मिलकर कोई चीज़ बनी हुई है, अब उस चीज़ का मैस तोड़ने से उन तमाम तर पार्टिकल्स के मैस के मजमूए के बराबर होगा। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर ऐसा नहीं है बेटा। न्यूक्लियर लेवल के ऊपर किसी भी एक एटम के न्यूक्लियाई को जब ऑब्जर्व किया जाता है, उसको एक्सपेरिमेंटल तौर पर देखा जाता है, तो एक न्यूक्लियस का मैस हमेशा उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जिन पार्टिकल से वो मिलकर बना हुआ है, जिन्हें हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहते हैं, तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मैसेस का मजमूआ हमेशा ज़्यादा हो जाता है न्यूक्लियस के मैस के। तो ये एक नई चीज़, अजीब सी चीज़ सामने आ रही थी, जिसको नाम दिया गया बेटा मैस डिफेक्ट का। ठीक है बेटा, डिफाइन इसको कैसे करते हैं? द मैस ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज लेस देन द मैस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, i.e. न्यूक्लियॉन्स हैं कि जब भी किसी एक एटम के न्यूक्लियाई को देखा जाता है तो इसका मैस हमेशा लेस रहता है, कम होता है। किन की निस्बत? मैस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या न्यूक्लियॉन्स के मैस के। और ये मैस में कमी, एक न्यूक्लियस के मैस के अंदर कमी जो है, इसे बेटा कहा जाता है मैस डिफेक्ट। ठीक है बेटा, जाहिर करते हैं अमूमी तौर पर इसे डेल्टा एम से। मैस में जो तब्दीली आई है ये बराबर होता है एटॉमिक नंबर और जितने प्रोटॉन्स हैं उनके मैस से मल्टीप्लाई करें, प्लस न्यूट्रॉन की तादाद और मैस ऑफ अ सिंगल न्यूट्रॉन, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, माइनस मैस ऑफ द न्यूक्लियस। मैस डिफेक्ट अगर कैलकुलेट करना हो तो किसी न्यूक्लियाई के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, एक प्रोटॉन का मैस कितना है उससे मल्टीप्लाई करना है, फिर हमने सम करना है उस न्यूक्लियस के अंदर कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, फिर एक न्यूट्रॉन का मैस कितना है इससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस करना है मैस ऑफ द न्यूक्लियस। वजह क्या है? देखिए बेटा, हमने अभी कहा कि मैस ऑफ द न्यूक्लियस हमेशा ये बराबर होगा। यहां से एक और भी आप मैथमेटिकल रिलेशन बना सकते हैं। मैस ऑफ द न्यूक्लियस ये बराबर होगा बेटा मैस ऑफ द प्रोटॉन्स, और कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, टोटल प्रोटॉन्स का मैस प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिसे आप a माइनस जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक न्यूट्रॉन का कितना कुछ मैस है, प्लस मैस डिफेक्ट। ठीक है, डेल्टा एम। तो ये दोनों रिलेशंस आपने जहन में रखना है। मैस में ये कमी वजह किसकी है, किस वजह से आ रहा है? तो बेटा आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ एनर्जी, उसने कहा था कि भाई सब एटॉमिक लेवल के ऊपर ये ज्यादा गालिब रहता है कि एक जो मास है वो कभी एनर्जी में बदलता हुआ दिखाई देता है और एनर्जी मास में बदलती हुई दिखाई देती है। अगर सब एटॉमिक लेवल के ऊपर इसको देखा जाए तो उस वक्त ये डोमिनेंट फिनोमेना सामने आता है। वाज़े तौर पर मास में तब्दीली, मास एनर्जी में बदलता हुआ दिखाई दे रहा होता है और एनर्जी मैस में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। तो एक न्यूक्लियस के मैस के अंदर कमी, वो मैस न्यूक्लियस का बदल रहा होता है एनर्जी के अंदर। कौन सी एनर्जी? कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, मतलब प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, इनको न्यूक्लियस के अंदर बाइंड करके रखने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर है, तो उस एनर्जी की सूरत इख्तियार कर लेता है वो मैस जो यहाँ न्यूक्लियस के पास मौजूद था, न्यूक्लियस के पास एब्सेंट हो गया है।
वो मैस अब बदल जाएगा एनर्जी के अंदर। किस एनर्जी के अंदर? ऐसी एनर्जी जो न्यूक्लियॉन्स को, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बाइंड करके रखेगी। इसके बाद है बेटा दूसरा टॉपिक पैकिंग फ्रैक्शन। इसे बेटा दूसरा नाम भी दिया जाता है पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है बेटा, दूसरा नाम क्या है बेटा इसका? पैकिंग एफिशिएंसी। मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन्स इज कॉल्ड एज पैकिंग फ्रैक्शन। किसी भी एक न्यूक्लियाई के लिए मास डिफेक्ट जो हो रहा है उससे पर न्यूक्लियॉन्स अगर देखना चाहें, मतलब कि मास नंबर के लिहाज से देखना चाहें, तो दूसरा लफ्ज मास डिफेक्ट पर एटॉमिक मास, ठीक है बेटा, इज कॉल्ड एज पैकिंग फ्रैक्शन, इसको कहा जाता है। मास डिफेक्ट अभी हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है, उसकी वैल्यू Z MFP, Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और सिंगल वन एक प्रोटॉन का मास क्या है उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये टोटल मास बन जाएगा। प्रोटॉन्स जितने भी एक न्यूक्लियाई के अंदर मौजूद है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, मास ऑफ सिंगल न्यूट्रॉन के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टोटल मास ऑफ द न्यूट्रॉन्स जो न्यूक्लियाई के अंदर मौजूद है वो बन जाएगा माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय A, यहाँ पर एटॉमिक मास है। ठीक है बेटा, तो इसे पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी भी बेटा कहा जाता है। अब एक ग्राफ आपके सिलेबस के अंदर शामिल है, उस ग्राफ को थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेते हैं। मुख्तलिफ तरह के एटम्स के न्यूक्लियाई के लिए पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, वो हमने बेटा कैलकुलेट करनी है। यहां पर पैकिंग फ्रैक्शन एटॉमिक मास यूनिट के अंदर, और इसे अगर एटॉमिक नंबर के लिहाज से मुख्तलिफ तरह के एटम्स के न्यूक्लियाई के लिए अगर ग्राफ बनाना चाहेंगे तो यहां से गौर कीजिए। पैकिंग फ्रैक्शन जिसे पैकिंग एफिशिएंसी कहा जा रहा है, इसको गौर करना चाहें तो ये हाइड्रोजन एटम के लिए सबसे ज्यादा होता है। ठीक है बेटा, हाइड्रोजन एटम के लिए। और वहीं अगर इसे आयरन के लिए देखना चाहेंगे Fe, ग्राफ के अंदर ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि Fe के लिए ये पैकिंग एफिशिएंसी मिनिमम होती है, बहुत स्मॉल होती है। तो ये दो पॉइंट्स आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आ चुके हैं। लार्जर डेल M डिवाइडेड बाई A, जिसे पैकिंग एफिशिएंसी कह रहे हैं, किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए। और वहीं आयरन के लिए लेस डेल M डिवाइडेड बाई A। तो ये दोनों बेटा आपने जहन में रखने हैं, ये दोनों आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की MCQs के अंदर आ चुकी हैं। तो इस ग्राफ में से दूसरे नंबर पर देखें, सबसे हाईएस्ट हाइड्रोजन, फिर बेरिलियम है, फिर हीलियम न्यूक्लियाई है, फिर कार्बन है आपके पास, फिर ऑक्सीजन है। तो इनके दरमियान में देखें हीलियम के बाद फिर यहाँ पर यूरेनियम आ जाते हैं। ये आपने ग्राफ इस तरह से अपने जहन में रखना है कि कैसे कैसे इनकी जो डिवीजन है ये बतदरीज किस तरह से इसकी वैल्यू के अंदर चेंज आ रही है, तो आपने इस ग्राफ को लाजमी तौर पर करना है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा बाइंडिंग एनर्जी। वो एनर्जी जो यहाँ पर न्यूक्लियॉन्स को कंट्रोल करने के लिए, न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर बांधने के लिए इस्तेमाल हो गई थी, और जो न्यूक्लियस के मास कन्वर्ट हो गया था उस एनर्जी के अंदर, उस एनर्जी को बेटा क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है बाइंडिंग एनर्जी। डेफिनेशन इसकी कैसे की जाती है? द मिनिमम एनर्जी दैट वुड रिक्वायर टू ब्रेक न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, i.e. प्रोटॉन्स हैं एंड न्यूट्रॉन्स हैं, इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। वो कम से कम एनर्जी जो कि किसी भी एक एटम के न्यूक्लियाई को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में तोड़ने के लिए इस्तेमाल हो ताकि वो अलग अलग हो जाएं, तो ऐसी कम से कम एनर्जी को बेटा क्या कहा जाएगा? बाइंडिंग एनर्जी कहा जाता है। हमेशा बाइंडिंग एनर्जी आइंस्टाइन इक्वेशन से ही हासिल होगी। ठीक है बेटा, आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ एनर्जी क्या थी? E बराबर है mc²। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी है तो डेल E बराबर होगा डेल mc²। मास में तब्दीली जिसे मास डिफेक्ट हमने कहा था, ये बराबर है, ऑलरेडी इसका रिलेशन कैलकुलेट कर चुके हैं, G MP प्लस A माइनस G Mn माइनस M न्यूक्लियस और c² इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो बाइंडिंग एनर्जी वो कैलकुलेट हो जाएगी, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगी जो एक एटम के न्यूक्लियस को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के अंदर तोड़ने के लिए लाजमी होती है। अब इसी तरह से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन अगर कैलकुलेट करना चाहेंगे, इसमें से जो मेजर हमारी चीजें हैं बेटा वो ये ग्राफ है।
इस ग्राफ को जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही कम है। मैं ये रेकमेंड करूँगा बार बार इसकी आप प्रैक्टिस करें, बार बार इसको देखें। इसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी इंफॉर्मेशन छुपी हुई हैं जो बच्चे गौर नहीं करते और अक्सर इन ग्राफ में से वो MCQs आउट करता है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए मुख्तलिफ तरह के एटम्स के न्यूक्लियाई के लिए अगर ग्राफ बनाना चाहें तो हमारे पास ग्राफ इस तरह से हासिल होता है। अब ये ग्राफ हमें किस तरह की इंफॉर्मेशन देता है, यहां पर गौर कीजिए कि हमारे पास ऐसे एलिमेंट के न्यूक्लियाई जो कि 50 से 60 की रेंज के अंदर रहते हैं बेटा। ऐसे न्यूक्लियाई जिनका ए ये लाई करता है 50 टू 60 के दरमियान में, ये मोस्ट स्टेबल होते हैं, मोस्ट स्टेबल, ठीक है बेटा, मोस्ट स्टेबल होते हैं। उसकी वजह कि इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है बेटा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ए के लिहाज से वो ज्यादा से ज्यादा है। यहां पर गौर कर लें, ग्राफ के लिए देखते हैं, देखें 50 से 60 के दरमियान में से ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपको मिल रही है। और यहां पर देखें आपके ग्राफ के अंदर आयरन Fe एक ऐसा न्यूक्लियाई है जिसके पास सबसे मोस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन रखता है बेटा। तो ये ध्यान में रखना है आपने, क्योंकि आयरन की सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है और आयरन के लिए बेटा इसकी वैल्यू होती है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। इस ग्राफ में से एक और इंफॉर्मेशन मिलती है कि 30 से पीछे जितने भी आपके पास ये न्यूक्लियाई मौजूद हैं, ये स्मॉलर न्यूक्लियाई होते हैं। इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है ये हमेशा लेस रहती है, कम होती है। तो इसका मतलब जितने भी ये एटम्स के न्यूक्लियाई हैं जिनकी ए की वैल्यू 30 से बिलो है, 30 से कम है, ये कम स्टेबल होंगे, इनकी स्टेबिलिटी बहुत लेस होती है। इसके अलावा जैसे ही 30 से आगे देखें 50 तक, 50 से 60, यहां 50 से लेकर 170 तक, यहां ये सारे जितने भी न्यूक्लियाई हैं इस 50 से 170 की रेंज तक जितने भी न्यूक्लियाई आते हैं इनकी स्टेबिलिटी सब करीबन एक जैसा ग्राफ इनका दिखाई देता है। तो यहां से आपने ये ध्यान में रखना है 50 से लेकर 170 तक जितने भी न्यूक्लियाई हैं ये स्टेबल होते हैं बेटा, ठीक है बेटा, स्टेबल होते हैं। और इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसको भी बेटा आपने नोट करना है, ये 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के राउंड अबाउट रहती है। मतलब कि फ्रैक्शनल फॉर्म के अंदर इनमें तब्दीली तो होती है लेकिन राउंड अबाउट 8 के ही अबव या बिलो रहती हैं। इतनी ये वैल्यूज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन रखते हैं ये सारे न्यूक्लियाई। एक इंफॉर्मेशन आपने ये ध्यान में रखनी है। इसके अलावा 170 से अबव, ठीक है बेटा, सारे वो न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर 30 से लेस है ये सारे के सारे फ्यूजन प्रोसेस में से गुजरते हैं। वो सारे एलिमेंट जिनका ए 170 से अबव और ये 258 तक जितने भी ये न्यूक्लियाई हैं ये हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं किसके अंदर बेटा, फिशन प्रोसेस के अंदर, ठीक है। ये फिशन करेंगे, हैवियर न्यूक्लियाई हैं, इनके लिए मास नंबर की वैल्यू ज्यादा है, तो मास नंबर की वैल्यू ज्यादा हो जाने की वजह से ये क्या करेंगे, डिसइंटीग्रेट करेंगे, अल्फा पार्टिकल खारिज करके, बीटा पार्टिकल खारिज करके या फिर गामा पार्टिकल खारिज करके अपने आप को क्या करेंगे बेटा, स्टेबल करने की कोशिश करेंगे। तो ये मेजर इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो इस ग्राफ में से निकाली जाती हैं। कौन सी के बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किस एलिमेंट के न्यूक्लियाई के लिए सबसे ज्यादा है, किस रेंज से किस रेंज तक जो न्यूक्लियाई हैं वो फिशन के लिए ज़्यादा बेहतर हैं या फिर फ्यूजन के लिए ज़्यादा बेहतर हैं, ये आपने जहन में रखनी है। और फिर कहाँ से कहाँ किस रेंज तक जितने भी हमारे पास न्यूक्लियाई हैं वो रेंज ऑफ ए कि इनका जो मास नंबर है वो कहाँ से कहाँ तक हो, ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। एक स्टेबिलिटी की कन्फिग्रेशन के अंदर इनके पास जो एनर्जी की वैल्यू है वो एनर्जी की वैल्यू बेटा क्या होती है, ये बेटा आपने यहाँ से जहन में रखनी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये ग्राफ है, इसको बार बार आप राइट आउट करें, लिखें, इसको देखें, बार बार इसमें से इंफॉर्मेशन को आपने अपने जहन में स्केच आउट करके रखना है। इसके बाद एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द हीलियम न्यूक्लियाई, वो कैलकुलेट करनी है जो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपके पास आई हुई है।
देखिए मास डिफेक्ट का फार्मूला बेटा हम पढ़ चुके हैं, Z मास ऑफ द प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और मास ऑफ सिंगल न्यूट्रॉन मल्टीप्लाई करना है और माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, मास ऑफ द प्रोटॉन 0.07276 एटॉमिक मास यूनिट के अंदर और मास ऑफ द न्यूट्रॉन 1.008665 U एटॉमिक मास यूनिट के अंदर और मास ऑफ द न्यूक्लियस एक हीलियम न्यूक्लियाई के लिए बेटा हमेशा 4.0028 U के बराबर होता है। अब जब इन वैल्यूज को यहां पर पुट करेंगे, Z आप कैलकुलेट यहां पर कर सकते हैं, Z की वैल्यू 2 है। आप A माइनस जी यहां से कैलकुलेट करना चाहेंगे, वो भी ऑलरेडी आपके पास 2 वैल्यू देगा। तो यहां से इन सारी वैल्यूज को उठाकर इस फार्मूला के अंदर जब पुट करेंगे तो मास डिफेक्ट फॉर द हीलियम न्यूक्लियाई कैलकुलेट हो जाएगा 0.03018 यूनिट एटॉमिक मास यूनिट के अंदर। अब एटॉमिक मास यूनिट को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कैलकुलेट करना चाहेंगे तो ये आपके पास बराबर होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। कैसे बेटा? E बराबर है mc स्क्वायर। ठीक है बेटा, मास की वैल्यू 1.6 10⁻⁻27, c स्पीड ऑफ लाइट है 3 10⁸ इसका स्क्वायर कर देंगे तो आपके पास 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आ जाएगा 1 U, एक एटॉमिक मास यूनिट। अब मास डिफेक्ट आपके पास ये मौजूद है, बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करना चाहेंगे तो उसका मास कितना कुछ है और 1 U की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी फॉर द हीलियम न्यूक्लियाई 28.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके MCQs के तौर पर वो आपसे पूछ चुका है, बोर्ड्स के अंदर भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी। ठीक है बेटा, अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इसके लिए फाइंड करना चाहेंगे तो 28.2 और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इसके अंदर 4 है। जब इसको तकसीम करेंगे तो 7.05 या 7.04 राउंड अबाउट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आ जाती है एक हीलियम न्यूक्लियाई के लिए। तो बेटा ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन करना है और 1 U बराबर है 9.31 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी आपकी MCQs बनी हुई है। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक, मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड। बाइंडिंग एनर्जी को 1-2 बोर्ड्स के अंदर तो उसने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी उठा लिया, आसान है, इजी है। इसके अंदर सिंपल आपने बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? ज़रूरत इसलिए पड़ती है बेटा कि हम किसी भी न्यूक्लियाई के स्टेबल होने की कन्फिग्रेशन को चेक कर रहे होते हैं कि जब भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिस भी न्यूक्लियाई के लिए ज़्यादा, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल, जिस न्यूक्लियाई के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होगी वो कम स्टेबल होगा। और उनकी रेंज भी हमने यहाँ पर वाज़े की कि 50 से बिलो जितने भी हमारे पास न्यूक्लियाई हैं ये सारे के सारे इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होने की वजह से कम स्टेबल होते हैं और वहीं 170 से आगे जितने भी हमारे पास न्यूक्लियाई मौजूद हैं इनके लिए भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती है, तो इसीलिए ये भी कम स्टेबल होते हैं, अनस्टेबल बन जाते हैं, ये रेडियो एक्टिव बन जाते हैं, पहले भी रेडियो एक्टिव बन जाते हैं। तो मोर प्रोबेबिलिटी क्या है कि जितने छोटे न्यूक्लियाई होते हैं इनको न्यूक्लियर लेवल के प्रोफिशन प्रोसेस के अंदर इजीली इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बाकी जितने भी न्यूक्लियाई हैं 170 से अब वो फिशन प्रोसेस करते हैं, तो ये आपने अपने ध्यान में रखना है। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।